यस। यस। चलो इसको आगे बढ़ना हम लोग चालू करते हैं। प्रोवाइडिंग टेक्स सर्विस टू एन ऑडिट क्लाइंट मे क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेड। तो अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को यहाँ पर टेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो इससे सेल्फ रिव्यू का थ्रेड क्रिएट होता है और एडवोकेसी का थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है। इसके अलावा कल हमने ये डिस्कस कर लिया था कि भाई टैक्स में क्या क्या सर्विसेज क्या क्या सेवाएं हम दे सकते हैं हमारे क्लाइंट को। जैसे आप उसके लिए टैक्स का रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसके लिए टैक्स की कैलकुलेशंस कर सकते हो जिससे कि बेसिस पे वो अकाउंटिंग के एंट्रीज करेगा अपनी। ठीक है, टैक्स प्लानिंग आप उसके लिए कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो टैक्स के मैटर्स में उसको। ठीक है, टैक्स सर्विसेज इन्वॉल्विंग वैल्यूएशंस। ठीक है, तो टैक्स के पर्पस के लिए वैल्यूएशन करना है ना। वैल्यूएशन करने का मतलब हो गया कि भाई कोई गवर्नमेंट आपसे कई बार वैल्यूएशन के बेस पे टैक्स लेती है ना कि भाई कितनी वैल्यू है आपकी, एसेट की कितनी वैल्यू है या ये सब चीजें। तो वो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं कि भाई इतनी वैल्यू है तो इतना टैक्स भरना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। ऐसा कोई टैक्स का एग्जांपल याद है आपको जहाँ पे वैल्यूएशन बेस्ड टैक्स लगता है, जहाँ पे वैल्यूएशन के ऊपर टैक्स लगता है? बता सकते हो ऐसा कोई एग्जांपल? नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं सुना इसके बारे में तभी आप लोगों ने? नहीं पता सर। जल्दी बताओ, हाँ ना, हाँ या ना, यस और नो। नहीं पता सही में, हाँ या ना में तो जवाब दो। नो सर, नहीं पता। नहीं पता? एक सेकंड रुकना। चलो तो मैं यहाँ पे कुछ सर्टेन है एक एग्जांपल आपको देता हूँ। वेल्थ टैक्स के बारे में सुना है कभी किसी ने? वेल्थ टैक्स सुना है कभी वेल्थ टैक्स के बारे में? यस सर। क्या होता है वेल्थ टैक्स, क्या होता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता? देखो वेल्थ टैक्स, वेल्थ मतलब होता है वेल्थ, अच्छा वेल्थ वर्ड तो सुना है, क्या होता है नहीं होता? वेल्थ मतलब नहीं सुन पता क्या होता है? हमने बचपन में एक पोयम सुनी है, याद है वो पोयम क्या थी? एक पोयम है, मुझे भी ऐसे ही ध्यान नहीं आ रही, बट इट्स लाइक इस समय पे सो और समय पे उठो, इससे इंसान जो है वो हेल्दी और वेल्दी बनता है। वो क्या पोयम क्या है, किसी को याद है क्या? तो ये वर्ड नहीं 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 सुनी, वो पोयम नहीं सुनी कभी आप लोगों ने? सर सुनी तो है। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर उसकी राइमिंग क्या है, बट वो कुछ ऐसे एक पोयम है जिसमें हमको ये बचपन से सिखाया गया कि समय पे सोने जाने से और समय पर सुबह उठने से इंसान जो है वो स्वस्थ भी रहता है, मतलब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, वो हेल्दी भी बनता है और वेल्दी भी बनता है। वेल्दी वर्ड वहां पर यूज किया, तो उनका कहने का मतलब है आप पैसे वाले बनोगे, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अल्टीमेटली वेल्थ ये डिनोट करती है कि कितना पैसा आपके पास है, कितने एसेट्स आपके पास हैं, और उन एसेट्स जितने बढ़ेंगे उतनी आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती है ना। वेल्दी मैन, पैसे वाला आदमी। तो देखो लोगों के पास सारा पैसा जो होता है वो कैश में नहीं होता, लोग बाग उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप पैसा कमाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप शेयर्स खरीदोगे, आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, गोल्ड खरीदोगे, प्रॉपर्टीज खरीदोगे, इससे फिर आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। ठीक है, तो क्या वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगता है? यस, वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगता है। अगर
आपकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, देखो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट अभी फॉर सर्टेन एग्जांपल अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स हैं, तो उस 1 करोड़ रुपए के ज्यादा से एसेट से पे आपको सरकार को उस वेल्थ का 1% जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश में स्पेशली आपको अपनी वेल्थ का 1% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अब जो है वेल्थ निकाली कैसे जाती है, ऑफकोर्सली आपको आपको पास जो एसेट्स उनका उनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? जैसे आज मैं एक पर्सन हूं तो मेरे पास जो एसेट्स हैं, से फॉर एग्जांपल कोई कोई प्लॉट ऑफ लैंड मेरे पास मैंने खरीद के रख रखा है, गोल्ड मेरे पास अगर है, ठीक है, शेयर्स हैं मेरे पास, म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पास, तो ये सब मिलकर के मेरी वेल्थ बनाते हैं। हर एक चीज का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा ना, आज की डेट में भी प्लॉट की मार्केट वैल्यू क्या है, आज की डेट में गोल्ड की वैल्यू क्या है, शेयर्स की वैल्यू क्या है, म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू क्या है। यस और नो? आपको इनका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में बेटा यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इसमें इवन आपकी गाड़ियां भी हो सकती हैं, आपके व्हीकल्स भी हो सकते हैं, इवन वॉचेस भी हो सकती हैं, इवन कपड़े भी हो सकते हैं, है ना? अभी आप देखो शाहरुख खान जैसे कि प्राडा का अगर कोई कपड़े खरीदता है तो वो इतने एक्सपेंसिव क्लोथ होते हैं कि उसको हम लोग उसकी वेल्थ में इंक्लूड करते हैं, है ना? 5 5 6 6 7 7 लाख की वो ड्रेसेस होती हैं। तो इवन उसकी इवन आपके कपड़े भी आपकी वेल्थ में आ सकते हैं ना, अगर एक लिमिट से ज्यादा उसका प्राइस है। इवन पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा, लोग बाग महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदते हैं, ये भी सब चीजें वेल्थ। तो इन सब चीजों का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, और ये वैल्यूएशन निकालने का काम ऑफ कोर्स सी बात है ये हर कोई नहीं कर सकता, आपको इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। आई बेटा बात समझ में? यस तो सर। आपको इसके लिए कुछ प्रोफेशनल्स की गाइडेंस लेनी पड़ सकती है, वो आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, वो चार्टेड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, और जो है वो और दूसरे कई सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनकी मदद आपको लेनी पड़ती है इन सब की वैल्यूएशन निकालने के लिए। ठीक है, और इस वैल्यूएशन जब आप निकालोगे तो जो भी वैल्यूएशन आप निकाली तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि भाई ये हम लोगों ने वैल्यू। तो कई बार जो इन्होंने बोला कि टैक्स सर्विसेज में ये भी इंक्लूडेड है कि कई बार आप अपने क्लाइंट को टैक्स से संबंधित सेवाएं देते हो जिसमें हमको आप उनके एसेट्स का या किसी चीज का वैल्यूएशन करते हो जिसके ऊपर उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और इवन असिस्टेंस इन द रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट, अब टैक्स से संबंधित कोई विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसके सुलटारे के लिए, उसके रेजोल्यूशन के लिए आप उसकी मदद करते हो। तो अगर ये सेवाएं आप दे रहे हो, ये सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आपको अपने क्लाइंट की ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। तो मैं उसको किस तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ या किस तरीके से उसके साथ एंगेज हूँ, क्या मैं उसके लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, वैल्यूएशन, क्या सर्विस मैं उसको दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी हुई ध्यान रखनी कि व्हेन आई एम गिविंग दी सर्विसेज, और अगर मुझे मेरे क्लाइंट की ऑडिट ऑफर हुई है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उसको क्या टैक्स की से रिलेटेड किस तरह की सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या करेक्टरिस्टिक की सर्विसेज दे रहा हूँ। आगे भी बात समझ में आप यस और नो? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इन लोगों ने जो कंसीडर करने के लिए बोला वो ये बोला कि भाई सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप किस तरीके से एंगेज हैं, या आपके एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक शब्द से मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आप कर क्या रहे हो उनके लिए काम, ना किस तरीके से कर रहे हो, क्या है, कितना इन्वॉल्व हो आप उनके साथ। द लेवल ऑफ टैक्स एक्सपर्टीज ऑफ द क्लाइंट एम्प्लॉयज, अब क्लाइंट के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उनका खुद का लेवल कितना है, वो खुद कितने टैक्स में जो है वो नॉलेज रखते हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। हो सकता है कि क्लाइंट जो आपका है उसके एम्प्लॉयज टैक्स के बारे में कुछ भी ना जानते हो, और हो सकता है कि वो अपने आप में खुद से बहुत ज्यादा टैक्स एक्सपर्ट हो, तो ये भी आपको जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। एंड द थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टैक्स रिजाइन, आपके यहाँ पर किस तरीके का कानून बनाया, कितना कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने कल आपको सर्टेन एग्जांपल भी दिया था कि भाई इंडिया में पहले जीएसटी से पहले हर स्टेट में अपना खुद का टैक्स का एक स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से इंडिया बिजनेसेस के हिसाब से बहुत सूटेबल जगह नहीं थी, ऐसे बिजनेसेस जो बड़े लेवल के होते हैं, क्योंकि हर स्टेट में अपने टैक्स के कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है।
इसके अलावा अब अगर आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना जनरली यूजुअली कोई थ्रेट इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, क्यों नहीं माना है? क्योंकि भाई जो टैक्स रिटर्न होता है, अच्छा मैंने कल आप लोगों को टैक्स रिटर्न का मतलब समझा दिया था, ये समझ में आ गया था टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, आया ना? ये Yes, बताओ, sir. जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो हम अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं, इन्फॉर्मिंग देम कि भाई हमारी क्या इनकम है, क्या जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर भी टैक्स है। जैसे इंडिया में अगर इनकम टैक्स है तो आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करोगे, तो वो जो स्टेटमेंट आप बेसिकली अथॉरिटीज को फाइल करो टैक्स रिटर्न। तो देखो टैक्स रिटर्न जो है इसको इन्होंने बोला कि डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट एज द रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल। तो इन्होंने बोला कि भाई जो टैक्स रिटर्न है वो अल्टीमेटली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? वो आपका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। बेटा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है क्या? अच्छा, सेल आपकी रिकॉर्ड हुई हुई है, परचेज आपकी सब रिकॉर्ड हुई हुई है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, और इन्हीं के बेसिस पर इसको इन लोगों ने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दिया है, और इन्हीं के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग क्या फाइल करते हैं, हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अब देखो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो ये सब चीजें तो कंपनी ने खुद ने रिकॉर्ड करी होंगी। यस और नो, हाँ या ना? ये सब चीजें तो कंपनी ने खुद ने रिकॉर्ड करी होगी। तो और जो ऑडिटर है उसने अपना कोई ज्यादा दिमाग इस चीज के ऊपर नहीं लगाया, उसने तो बस जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ये देखो ये हमारी सेल है, ये परचेज है, उसके बेसिस पर उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपने हेल्प करिए। तो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द टैक्स अथॉरिटी। और जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दोगे तो फिर जिस अथॉरिटी को आपने फाइल किया है वो अप्रूव भी करेगी इसको कि हाँ भाई आपने रिटर्न सही भरा है या नहीं भरा, तो वो तो अपने आप ही जो है वो यहाँ पे अप्रूव उसको जो है वो अथॉरिटीज कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको इन्होंने एक यूजुअल थ्रेड नहीं माना है। ठीक है, लेकिन स्टिल फिर भी हम नहीं चाहते कि भाई आप जो है क्लाइंट के साथ दूसरे किसी काम में इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड लगाया। हमने बोला अगर आप नॉन लिस्टेड क्लाइंट को सर्विस देते हो तो आपके पास आपकी टीम में सदस्य अलग होने चाहिए जो उसको यहाँ पर टैक्सेशन की सर्विसेज देगा, और ऑडिट करने के लिए आपके पास अलग क्लाइंट होने चाहिए। ये मैंने कल पढ़ा दिया था, वैसे ये आ गया था समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. यहाँ तक हम लोग, तो आपके पास आपकी टीम में, ऑडिट टीम में अलग अलग लोग होने चाहिए जो लोग टैक्सेशन की सर्विसेज देंगे, वो लोग फिर ऑडिट नहीं करेंगे। ये इन्होंने सेफ गार्ड बताया कि अगर एक नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए आप जो करते हो दैट इज 604.5A3, और लिस्टेड क्लाइंट के लिए तो बिल्कुल मना है बेटा। लिस्टेड क्लाइंट के लिए आप टैक्सेशन की सर्विसेज उसको नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी कोई टैक्स कैलकुलेशन करी है कि कोई ऐसा फिगर है जो कि इमटेरियल है जिसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो फिर हम नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स को जो सेफगार्ड्स यूज करते हैं जिससे कि हमारी इंडिपेंडेंसी बनी रहे, तो वो सेफगार्ड यूज करके इवन आप एक लिस्टेड कंपनी को भी जो है वो टैक्स से संबंधित सेवाएं दे सकते हो, आप टैक्सेशन सर्विसेज दे सकते हो। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात यहाँ पे? जैसा Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज में हम लोगों को और ज्यादा चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। अच्छा, तीन चीजें तो ऊपर हमने कंसीडर करी थी, उसके एडिशन में है 604.3 में जो कंसीडर किया है ना ये सब चीजें। इन तीनों के अलावा और भी कुछ चीजें अगर आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करते हो और उसको एडवाइस करते हो। मैंने बताया था टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे, चलो याद है? Yes, sir. मैंने बताया था कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स चोरी करना क्या होता है। आपने क्लाइंट को बोला कि भाई इनकम मत दिखा, जब इनकम नहीं दिखाएगा तो सरकार तो उससे टैक्स नहीं दिखेगी। ये तो आपने उसको टैक्स चोरी करना सिखा दिया। आपने बोला भाई कैश का काम कर, लेना देना ही बंद कर दे, बिल ही मत बना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही मत कर, तो ये तो आपने उसको टैक्स की चोरी करना सिखा दिया। टैक्स प्लानिंग इसको नहीं कहते हैं। टैक्स प्लानिंग हम कहते हैं कि जब आप अपने क्लाइंट को उसका टैक्स सेव करने में मदद करो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन गिवन इन द लॉ। लॉ अपने आप में ऐसे बहुत सारे तरीके बताता है, आपके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रावधान बनाए जाते हैं जिनसे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया कि इंडिया में जैसे आप अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, ठीक है,
और उस पे जो आप प्रीमियम जमा कराते हो तो वो प्रीमियम गवर्नमेंट कहती है कि आप इसको अपनी इनकम में से कम कर दीजिए। 10 लाख अगर आपने साल के कमाए और अगर लाख रुपए का प्रीमियम बनाए तो हम आपकी इनकम को 9 लाख रुपए कंसीडर करेंगे। ठीक है, इससे गवर्नमेंट की दो काम हो जाते हैं। गवर्नमेंट चाहती है भाई लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएं, यस और नो? हमारी सरकार चाहती है या नहीं चाहती, पहले तो ये बताओ। चाहती है। चाहती है ना, ये लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर से इटसेल्फ बर्डन कम होता है। भाई कल को किसी के परिवार के सदस्य की डेथ हो जाएगी तो कहाँ से गवर्नमेंट पे बर्डन। लोग चाहते हैं कि भाई लोग जो लोग हैं वो अपना LIC कराएं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लें। और उसका दूसरा बेनिफिट होता है, इससे फ्लो ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में जो है वो बढ़ता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती होंगी, आप देखते हो बहुत सारे लोग अपनी इंश्योरेंस लेते हैं। तो जो ये पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? सोचा आपने कभी कभी इस बारे में कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसे करती क्या होंगी? जल्दी सोचो। नहीं पता? किसी को नहीं पता ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती होंगी? नो सर। इंश्योरेंस कंपनी, देखो इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस एक अलग चीज हो गई और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक अलग चीज हो गया। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आपको कभी ये लगा है कि यार जैसे आप अपनी स्कूटी का, एक्टिवा का, बाइक का आप इंश्योरेंस करोगे तो साल का 1,000, 1,500, 2,000 रुपये आपका इंश्योरेंस लगता है। कार लोगे तो 10, 12, 13, 14 हजार तक का आ जाएगा। और अगर कार का एक्सीडेंट हो गया या आपकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया तो जो भी खर्चा आपको होता है या सामने वाले को होता है वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पड़ती है। तो इससे तो इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होता होगा ना, यस और नो? जल्दी बताओ, आया ना? यस सर। तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज ये बिजनेस कर ही क्यों रही है? ये तो सोचने वाली बात है कि ऐसा काम जिसमें कि इस बात का रिस्क रिस्क हो कि यार आज हम किसी व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई तेरी गाड़ी अगर खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट हो गई, तो तेरी गाड़ी को अगर जो नुकसान हुआ वो भी हम भरेंगे। सामने वाले को जो नुकसान हुआ वो क्लेम लेकर के अगर तेरे अगेंस्ट में आ गया तो भी हम भरेंगे। तो ऐसा कोई क्यों कर रहा होगा, सोचा कभी तुम लोगों ने रीजन भी? यस सर, एक्चुअली मतलब सब लोगों का एक साथ तो एक्सीडेंट या ऐसे लॉस नहीं होता होगा, तो एट अ टाइम एक पर्सन को या दो दो लोगों को ही करना पड़ता होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम 100 लोगों का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो 100 के 100 को तो लॉस होगा नहीं। पहली बात तो ये, एक या दो जनों को, इससे तीन या चार या पांच लोगों को। लेकिन उन 100 लोगों का एट अ टाइम आपके पास प्रीमियम आएगा, बहुत सारा पैसा नहीं आ जाएगा एकदम से इंश्योरेंस कंपनी के पास। एक बार तो मेरे पास प्रीमियम आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो नहीं हो, यस और नो? एक बार यस तो सर। आई। किसी का एक्सीडेंट होगा जब देखेंगे उसको पैसा दे देंगे जो भी होगा ना, लेकिन एट अ टाइम वो उस पैसे का करते क्या है, उस पैसे को दे फर्दर इन्वेस्ट इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। वो उधार देने का काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज इंडस्ट्रीज को उधार देती हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को उधार देती हैं। दे पुट देयर मनी इन द शेयर मार्केट, दे पुट देयर मनी इन द म्यूचुअल फंड्स। और इवन बैंकों को जब लोन की जरूरत होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे में से लोन देती है। तो ये पैसा जब वो लोन देती है तो उसके ऊपर ब्याज कमाती है, इंटरेस्ट अर्न करती है। ठीक है, सो इसी वजह से इवन ये बिजनेस इतना रिस्कियर है, ठीक है, नुकसान होने के चांसेस है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को कर रही है क्योंकि उन्होंने उसको इस तरीके से कर रखा है कि जब पैसा आएगा तो उसे मार्केट में डालेंगे, वहां से ब्याज कमाएंगे। ठीक है, और जब किसी का एक्सीडेंट होगा उसको देते रहेंगे पैसे। थोड़ा बहुत चलता रहता है वो सब चीजें। ये चीज आई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, जैसा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज तो मैं ऐसे ही आगे बात कर रहा था। इससे रिलेवेंसी ये कि भाई जब आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप उसको ये गाइड करते हो कि किस तरीके से वो टैक्स अपना बचा सकता है और उसको क्या क्या टैक्सेशन के अंदर कंप्लाइंसेस करने की जरूरत है। टैक्स के बारे में पूरी नॉलेज उसको देनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर आप उसके लिए टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज का काम करोगे तो
आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है इफ यू आर गोइंग टू एंगेज विद हिम एज अ ऑडिटर। अगर आप एंगेज होने जा रहे हो तो होने से पहले क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। द डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है ना, कितना ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है यहाँ पर। सब्जेक्टिविटी मतलब कि आप उसकी टेक्स्ट प्लानिंग और एडवाइस किस लेवल तक सब्जेक्टिव वे में जाके कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव वे और सब्जेक्टिव वे का फर्क हो गया कि भाई ऑब्जेक्टिव तो भाई एज पर लॉ मैंने देख तेरे को ये बता दिया तुझे ये करना है। सब्जेक्टिव वे में किस हिसाब से मैं उसे अपने हिसाब से ये चीजें करा सकता हूँ। तो कितना इन्वॉल्व आपकी सब्जेक्टिविटी है कि भाई देख तेरे को यही नहीं करना, या ये सेल मत दिखा, या ये परचेज मत दिखा। अगर इस तरह की आप उसको गाइडेंस दे रहे हो तो फिर इसका एज अ ऑडिटर आप उसके लिए काम जो है वो नहीं करो, वो बेटर है। क्योंकि एक तरफ तो आप उसको गाइडेंस दे रहे हो कि भाई तू उसको सेल मत कर दिखा या इसको परचेज मत कर, और आप एज अ ऑडिटर भी कर रहे हो। तो जब आप एज अ ऑडिटर करोगे काम तो आपकी नजर में जब ये बात आएगी तो आप उसको फिर पॉइंट आउट नहीं करोगे, क्योंकि वो तो आपकी खुद की एडवाइस दी हुई है ना उसको। यस और नो? हाँ या ना? करोगे आप पॉइंट आउट करोगे कि भाई अगर उसने कोई सेल नहीं दिखाई या परचेज नहीं दिखाई है तो ये आपकी एडवाइस है उसको जिससे उसका टैक्स बचता हो। तो क्या अगर ये एडवाइस गलत भी है जो भी है तो क्या अगर आप खुद ही उस केस में ऑडिटर हो तो क्या आप इस जो है चीज को रिव्यू करते वक्त क्या आप इस चीज को पॉइंट आउट करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई ये जो गलत गाइडेंस है आपकी, ये गलत जो है प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करो, गलत सिस्टम फॉलो करो, आप बोलेंगे ऐसा? यस और नो? नो सर। नहीं बोलेंगे ना। तो कभी भी अगर ज्यादा सब्जेक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व रही है उस केस के अंदर क्लाइंट के लिए तो वो चीज फिर सही नहीं है, फिर आपको जो है उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। द डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी इफ इट इज मोर तो आपको ऑडिट नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट ने ही बोला मैंने उसको ही बता दिया, बात खत्म हो गई, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। गवर्नमेंट ही कहती है देख ये ऐसे तू तेरा टैक्स बचा सकता है एंड दैट्स ऑल। तो फिर उसमें मैं जब ऑडिट भी कर रहा हूँ और वो चीज सही है या गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सरकार ही कह रही है ना कि भाई ऐसा करना चाहिए आपको। यस और नो? जिस चीज के लिए अथॉरिटीज ही कह रही है करना चाहिए और वही बात मैंने अगर क्लाइंट को बता दी और ऑडिट करते हुए वो चीज सही है उससे कोई फर्क पड़ेगा? आप एक बात बताओ, पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उससे भी? नो सर। तो फर्क। तो जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा जो है आपको ऑडिट करने से दूर रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी इसी चीज को लगभग थोड़ा बोला गया, वेदर टैक्स ट्रीटमेंट इज एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस सपोर्टेड बाय प्राइवेट रूलिंग एंड क्लियर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी। तो जितना ज्यादा एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है टैक्सेशन की, सपोर्टेड बाय प्राइवेट रूलिंग एंड क्लियर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी, तो जैसे रूलिंग्स आती रहती हैं और जो है वो टैक्स अथॉरिटी उसको क्लियरेंस है, क्लैरिफिकेशन है उस सब चीजों के ऊपर। तो जितना स्टेब्लिश्ड टैक्स ट्रीटमेंट है कि भाई इस पर्टिकुलर इनकम को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा ना, इफ इट इज स्टेब्लिश्ड, ठीक है, वहां मेरी सब्जेक्टिविटी इफ इट इज नॉट इन्वॉल्व कि यार ये इनकम को कैसे करना चाहिए, अगर वो स्टेब्लिश है तो फिर यहाँ पे मेरे बाइस्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी स्टेब्लिश प्रैक्टिस है टैक्स की उतनी संभावना है मेरे बाइस्ड होने की कम है, ठीक है। और जितनी लेस स्टेब्लिश प्रैक्टिस है उतनी ज्यादा बाइस्ड होने की चांसेस ज्यादा होंगे। अब जैसे आप इंडिया को कंसीडर करो, अभी तो आपने टैक्स के बारे में कुछ पढ़ा नहीं होगा लेकिन टैक्स में जो है वो बहुत ब्रॉड है। और इंडिया में जनरली आपकी टैक्सेशन की जो प्रैक्टिस है वो वेल स्टेब्लिश्ड टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे कि अब आपको शायद ही कंफ्यूज हो सकता है सर टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल भाई गवर्नमेंट जो है वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है। क्या करती है भाई गवर्नमेंट यहाँ पे? इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स ट्रीटमेंट से सर आपका क्या मतलब है। तो सरकार ने बोला भाई इनकम पे टैक्स है। नाउ अब अगर मैं एक सिचुएशन अज्यूम कर लूं कि भाई हमारे देश में कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कोई बहुत अच्छा लॉ नहीं है और गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोल रखा है कि आपकी इनकम पे हम लोग टैक्स लगा देंगे 2%। नो, अब इनकम का मतलब क्या है? आप बताओ इनकम का क्या मतलब होता है भाई यहाँ पे? कैसी इनकम की आप बात करो, किस तरह की इनकम की आप बात करो? मैं नौकरी करता हूँ वहां से सैलरी आती है वो भी मेरी इनकम हो सकती है।
ठीक है, मेरे घर पे किराएदार रह रहा है, वो मुझे किराया दे रहा है, वो भी इनकम हो सकती है। ठीक है, मैंने कोई बिजनेस किया, वहां से प्रॉफिट्स होने लग गए, वो भी इनकम है। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूँ, वहां से फीस आती है, वो भी इनकम हो सकती है। ठीक है, मैंने कोई एसेट बेच दिया, मैंने कोई जमीन खरीदी थी, फिर बाद में उस जमीन को बेच दिया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आया वो भी इनकम हो सकती है। तो अगर मैंने एक सिचुएशन अज्यूम करने के लिए आपको बोला है कि इनकम एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि इनकम के ऊपर टैक्स है, और इस चीज को अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया, तो लोग अपने हिसाब से इनकम शब्द के मतलब निकालेंगे। होगा नहीं होगा यहाँ पर? यस और नो? देश में हर किसी व्यक्ति का दिमाग अपने तरीके से चलता है, तो हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से इनकम का मतलब निकालेगा। हाँ या ना बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज स्टैब्लिश प्रैक्टिस? की स्टैब्लिश प्रैक्टिस ये है कि बहुत अच्छे से हमारे देश में क्या किया जाना चाहिए, इनकम शब्द का जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, वो जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी ना उसके ऊपर, उतने कम लोगों के अपने खुद के मतलब निकालने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा चलता है, लोग बाग करते हैं, फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको फिर क्लैरिफिकेशन देता है। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो हमारे ऑफिस में भी एक केस आया। ठीक है, और वो केस क्या है, वो राजस्थान में जितनी भी, मतलब राजस्थान ही बेसिकली ऑल ओवर इंडिया, जीएसटी वाले कहते हैं कि भाई अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस को, मतलब आपको ये पता है कि भी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस अफिलिएशन लेते हैं यूनिवर्सिटी से, ये सुनो। अब आप लोग सब कॉलेज में आने वाले हो, यस कब सर। आने वाले हो कॉलेज? तो आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो फर्स्टली बात है कि वो कॉलेज किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होगा, है ना? अफिलिएशन उसको मिला होगा। आपकी डिग्री जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी देती है, वो कॉलेज नहीं देती। कॉलेज इज जस्ट अ प्लेस। जैसे अभी आप स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल डिग्री आपकी, आपको जो है वो 12th का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका स्कूल नहीं दे रहा ना, वो यूनिवर्सिटी दे रही। यूनिवर्सिटी में बोर्ड दे रहा है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या राजस्थान में हो तो राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी में हो तो ऐसे अलग अलग बोर्ड्स हैं। तो जब ये स्कूल लेवल की बात हो गई, तो बोर्ड है, बोर्ड से फिर स्कूल्स को अफिलिएशन मिलता है कि हाँ भाई हम आपको अफिलिएट करते हैं, आप सीबीएसई के सिलेबस को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जब आप कॉलेज में आओगे, तो कॉलेजेस का अफिलिएशन जो होता है वो यूनिवर्सिटीज देती हैं। ठीक है, तो अब एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, और ये डिस्प्यूट इंटरप्रिटेशन की वजह से ये, क्योंकि जीएसटी के अंदर ये है कि भाई एजुकेशन, पढ़ाई से संबंधित सर्विसेज पे हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब जीएसटी अथॉरिटीज ने तो ये बोल दिया कि भाई पढ़ाई से संबंधित उनके ऊपर हम सर्विसेज नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर डिस्प्यूट अराइज हो गया, फिर उन्होंने बाद में बोला कि एजुकेशन सर्विसेज जो है, और लेकिन अगर यूनिवर्सिटी जो है वो किसी कॉलेज को अफिलिएशन देती है, तो फ्री फोकट में नहीं देती वो अफिलिएशन। कोई भी यूनिवर्सिटी जब अपने कॉलेज को अफिलिएशन देगी, तो उससे पैसा चार्ज करेगी। फ्री फोकट कौन काम करेगा भाई? हम आपको अपना नाम देंगे कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के नाम के अंदर पढ़ा सकते हो, तो उसका पैसा लेते हैं। तो फिर जीएसटी अथॉरिटी नहीं, नहीं भाई हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, 18% टैक्स आपको भरना पड़ेगा, और रिट्रोस्पेक्टिवली भरो। ये तो आपको शुरू से ही चार्ज करना था, 2017 से ही करना था। तो हमारे ऑफिस में ऐसा मैटर आया। अब बेचारे कॉलेज वाले रोते रोते आए, ऑफिस आए कि सर वो तो 4-5 साल की हमारे जीएसटी अथॉरिटी ने रिकवरी निकाल दी, एजुकेशन सर्विसेज फ्री है, ये इनका नोटिफिकेशन है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन सर्विसेज के अंदर अफिलिएशन शब्द जो है वो कवर नहीं होता है। तो इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम कर रही है। भी जो जिनको लग रहा है कि नहीं भी देना चाहिए, लेना चाहिए जीएसटी, उन्होंने चार्ज कर लिया। जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई एजुकेशन सर्विसेज तो फ्री, उन्होंने चार्ज नहीं किया। तो अब ना लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो कि भाई जब प्रैक्टिस स्टेब्लिश होती है, तब इस तरह के कंफ्यूजन की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अगर जीएसटी अथॉरिटीज ने क्या किया होता, जब सरकार ने लॉ बनाया जीएसटी, और छोटी छोटी चीजों को पकड़ के आपने क्लैरिफिकेशन डाल दिया,
कि नहीं भाई देखो ये ऐसा ऐसा है, तो फिर लोग बाग अपने हिसाब से मतलब नहीं निकालेंगे। निकालेंगे क्या, आप ये बताओ। ये डिस्प्यूट कभी अराइज नहीं होता अगर जीएसटी अथॉरिटीज या सरकार पहले से ही बता के रखती है कि नहीं भी जो अफिलिएशन सर्विसेज है इट इज आउटसाइड दी स्कोप, हम इसको एजुकेशन सर्विसेज का पार्ट नहीं मानते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती, लड़ाई नहीं होती किसी चीज की। यस और नो? यस वो सर। बात हो जाता। तो अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ कि सब, अब कॉलेज वाले जाएंगे, वो जाएंगे किसके पास, अब टैक्सेशन की एडवाइस चाहिए, तो टैक्स की एडवाइस देने आप किसके पास जाओगे, आप प्रोफेशनल के पास जाओगे। किसके पास जाओगे भैया आप, जाओगे ना प्रोफेशनल्स के पास ही जाओगे, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे स्पेशली। अब देश का हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने हिसाब से मतलब निकाल रहा है और अपने हिसाब से एडवाइस कर रहा है। कोई कह रहा है कि नहीं भाई ये गलत चार्ज कर रहे हो तो आपको जीएसटी नहीं लेना है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई एज पर ये जो है एफिलिएशन नहीं है, तो सब अपने अपने जो है वो प्रोफेशनल दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझाना ये चाहते हैं कि भाई देखो, अगर आप एक ऐसे देश में हो जहां पर जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो वेरी स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, हर चीज का बहुत सही इंटरप्रिटेशन किया गया है, सही अर्थ जो है वो निकाल करके दिया गया है, ठीक है। और जो टैक्स अथॉरिटीज है वो टाइम टू टाइम रूलिंग्स दे करके और क्लैरिफिकेशन देती रहती है, तो ऐसे केस में ऑडिटर के बाइस होने की संभावना कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर ऑडिटर अपने हिसाब से बात नहीं करेगा। अगर उसका क्लाइंट उससे जो है वो गाइडेंस मांग रहा है तो वो गाइडेंस दे रहा है एज पर लॉ, एज पर क्लैरिफिकेशंस गिवन बाय द टैक्स अथॉरिटी। यहाँ भी देखो टैक्स अथॉरिटी ने ये बोला है और ये क्लैरिफिकेशन है और उसके हिसाब से आपको ये करना चाहिए। यहाँ पे मेरी कुछ, मेरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं है, मेरा सब्जेक्टिव जो है वो एडवाइस नहीं है आपको लेकर के, इट इज समथिंग ऑब्जेक्टिव एडवाइस विच इज बेसिकली आई हैव टेकन फ्रॉम दी वेरियस जजमेंट्स, वेरियस टैक्स अथॉरिटीज रूलिंग्स, और वो सब लॉ वो पढ़ के मैंने देखो ये आपको बताया। तो मैंने आपको कोई सलाह दी, उस सलाह के बेसिस पे आपने टैक्स ट्रीटमेंट किया और अब मैं आपका ऑडिटर बन के आ गया, और जब ऑडिटर बन के आया तो वो गलत है या सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटीज ऐसा खुद कहती है, वही मैंने एडवाइस किया है। वहां पर मेरे बाइस होने की संभावना ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। यस सर। सबको आया, निधि शिवांशी वैदिक? तो जब यस आप सर। अपने क्लाइंट को टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई जिस देश में आप काम कर रहे हो वहां पे टैक्स ट्रीटमेंट कितना स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, और कैसे वहां की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो क्लैरिफिकेशन वो सब चीजें देती है। अगर अच्छा है, स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, देन यू मस्ट गो ऑन विद द ऑडिट। और नहीं है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है वहां पर, बहुत ज्यादा लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं रहता, लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, देन फिर नहीं करना चाहिए, ये चाहिए। हाँ वो करेंगे, आज करता हूँ, है ना। वेदर द एडवाइस विल हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अलावा ये चीज भी कहते हैं कि क्या आपके एडवाइस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मटेरियल इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मटेरियल इफेक्ट आता है, ऑफ कोर्स सी बात है कि मेरी एडवाइस जो है उसके हिसाब से वो लोग अपनी अकाउंटिंग अब करेंगे, क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट मैंने उनको बताया है, तो फिर आपको उनकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस आया सर। समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। इसके अलावा वेदर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवाइस डिपेंड्स ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द प्रेजेंटेशन ऑफ एंड देयर इज अ डाउट ओवर द ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अभी क्या बोलते हैं, वेदर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवाइस डिपेंड्स अपॉन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज अ डाउट ओवर द ट्रीटमेंट। उसके अलावा भाई आपकी एडवाइस जो है वो कितनी इफेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया है, कैसे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट को लेकर के डाउट है। अच्छा मैंने कोई सलाह दी और अब उस सलाह के बेसिस पर वो लोग, जो मेरी सलाह अच्छी है बुरी है, वो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये चीज है। एंड देयर इज अ डाउट ओवर द ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि भाई, अब मैं, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने उसको बोला कि भाई तुम इस पे जीएसटी चार्ज करो, वो दूसरे के पास गया, उसने बोला जीएसटी चार्ज मत करो, तो नाउ देयर इज अ डाउट ओवर द ट्रीटमेंट। वो मुझे बता रहा है कि इस इनकम को कैसे ट्रीट करें, लेकिन उस ट्रीटमेंट के ऊपर डाउट है। तो फिर
ये जो है इस तरह की परिस्थिति में आपको ऑडिट नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि अगर ये डाउट वगैरह वाला काम नहीं हो ना तब तो करो, लेकिन जहां पर ये डाउट वर्क वाली चीजें आ जाती है ना कि यार मैं जो सलाह दे रहा हूँ वो सलाह जो है वो सही है या नहीं है, उस चीज के ऊपर अगर डाउट है तो फिर उस केस में आपको क्या नहीं करनी चाहिए, उसकी ऑडिट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। हालांकि इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका ना काफी अच्छा एक्सप्लेन, अ फर्म शैल नॉट प्रोवाइड टैक्स प्लानिंग एडवाइजरी सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट when the effectiveness of the tax advice depends upon particular accounting treatment, where when providing such services a firm should use professional or not audit team members to perform the service, have an appropriate reviewer who was not involved in the providing services to review the audit work or service provide, obtain pre-clearance from the tax authorities। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि फर्म को टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज अपने क्लाइंट को नहीं देनी चाहिए जब उनकी जो सर्विस उन्होंने दी है टैक्स प्लानिंग, वो उसकी इफेक्टिवनेस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किया, डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो किस तरीके, अगर आपकी जो जो आप टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज देते हो ना वो आपने अच्छी दी है या नहीं दी है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से उसका पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आप उस केस में आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको फॉर्म को जो है वो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझना, हम क्या कह रहे हैं कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन मेरी सलाह सही मतलब सलाह अच्छी है या नहीं है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि मैंने आपको सलाह दी, लेकिन मेरी सलाह अब आपको फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, कि आप जो है वो किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो। समझ में आ रही है बात मेरी यहाँ पे? ये सुनो, जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अरे क्या एक ही नहीं आ रही हो तो बता दो, क्योंकि जब कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो गई और कई बार नहीं समझ में आएगी तो बोल भी दिया करो कि हाँ भाई से बात नहीं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि अ फर्म शैल नॉट प्रोवाइड टैक्स प्लानिंग एडवाइस सर्विसेज टू व्हेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द, तो मैंने आपको कोई टैक्स एडवाइस दी, लेकिन उस टैक्स एडवाइस की इफेक्टिवनेस इस चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर उस सलाह को आपने पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि कोई बंदा जो है उसके बेचारे के बाल जो है वो बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, होता है ना ऐसा, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? जल्दी बताओ क्या करोगे? एडवाइस देंगे। किससे एडवाइस लोगे? ऑफ कोर्स ही बात है सर, किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे, कोई हेयर एक्सपर्ट के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? यस सर। आप यस गए सर। hair expert के पास, और उस हेयर एक्सपर्ट ने बोला देख भाई, वैसे तो जीवन में कोई जो है तरीका नहीं है जिस इंसान के बाल चले गए वो चले गए, वापस नहीं आते, बट फिर भी मैं तेरे को एक एडवाइस देता हूँ, ठीक है, तुझे 6 महीने ये पर्टिकुलर जो है वो काम करना है, ठीक है। अब मैंने उसको सलाह दे दी भाई कि देखो 6 महीने जो है वो पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा, तब जाके तेरी जो है वो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नाउ अब इस सलाह से उसका फायदा होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि वो उस कोर्स ऑफ एक्शन को 6 महीने फॉलो करे, तभी होगा ना फायदा, तो हाँ या यस और नो? यस सर। अब अगर उसने नहीं किया तो मेरी सलाह, वो बोलेगा अरे बेकार है यार, काम तुम वो एक हेयर एक्सपर्ट अमन जी के पास चले गए, मैं इतने के पैसे खर्च किए, मेरे से फीस भी ले ली और ये भी ले लिया। अरे भाई गलती मेरी नहीं थी, गलती तेरी थी, तूने मेरी एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। उस पर्टिकुलर जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन तो तेरे को लेना ही पड़ेगा ना, तभी मेरी एडवाइस जो है उसकी इफेक्टिवनेस पता चलेगी कि भाई मेरी जो एडवाइस है वो सही है या गलत है।
आ रही है बात समझ में, आया ना, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पर बस ये यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम प्रोफेशनल हो, तुमने तुम्हारे क्लाइंट को टैक्स एडवाइस दी। अब तुम्हारी टैक्स एडवाइस की इफेक्टिवनेस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अगर वो उस चीज का पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होंगे ना, तो तुम्हारी एडवाइस बेकार हो जाएगी, और अगर कर रहे होंगे तो तुम्हारी एडवाइस काम करेगी। लेकिन डिपेंड तो देखो करती करती है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ऐसे केस जब आ जाता है कि भाई तुम्हारी टैक्स एडवाइस की इफेक्टिवनेस इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो फिर ऐसे केस में आपको अपने ऑडिट क्लाइंट को जो है वो आपको सलाह देनी नहीं चाहिए। भैया मैं सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ही ऑडिट करनी है। किसको ऑडिट करनी है? ऑडिट भी तो मैं ही करूंगा, आया ना, यस और नो? ऑडिट भी तो मैं ही करूंगा, कौन करेगा ऑडिट? मैं करूंगा। यस सर। ठीक है, तो ना तो मुझसे मेरी बुराई करी जाएगी ना मुझसे मेरी अच्छाई करी जाएगी, क्योंकि मैं अपने काम को रिव्यू नहीं कर सकता ना। अगर मैं अपने काम को रिव्यू करूंगा तो हो सकता हूँ मैं बाइस हूँ, यस और नो? हो सकता है मैं क्या हूँ? मैं बाइस हूँ। यस। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि भाई जो मैंने सलाह दी थी वो वाकई इफेक्टिव थी या नहीं थी। मैं अपनी सलाह को की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब आपकी टेक्स्ट एडवाइस की इफेक्टिवनेस डिपेंड करे पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, तो आपको जो है अपने ऑडिट क्लाइंट को क्या नहीं देनी चाहिए, आपको उसको जो है वो टैक्स प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। क्लियर है? बात आ गई बेटा समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, उसके अलावा व्हेन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज द फर्म शुड यूज प्रोफेशनल। अब फिर भी अगर आप दे रहे हो तो अपनी ऑडिट टीम में ऐसे सदस्य रखिए जो कि फिर वही वो एडवाइस दें और वो ऑडिट ना करें। फिर थर्ड एम्पायर की बात है, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रखो। ठीक है, और इवन टैक्स अथॉरिटी से प्री क्लियरेंस भी ले सकते हो। प्री क्लियरेंस लेने का मतलब हाँ भाई उनसे आपने परमिशन ले ली कि ठीक है भाई हम इनके ऑडिट भी करेंगे और वो सब चीजें। आया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ, यस सर। आया? आ यस गया सर। सबको समझ में? आया? वैदिक, शिवांशी, निधि, जूही, गर्विता, सबको आया अगर समझ में? क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट थोड़ा ऑलवेज हार्ड, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी हमको लगेगा समझ में ना। इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई? चलो आज की क्लास को खत्म करें यहाँ पे। यस सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।